गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन हम 2 दिन पहले भी अपने लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था, जैसे आर्थिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर कि किस तरह वो अपने प्रथम स्तर पे क्या करते थे, द्वितीय स्तर पे क्या करते थे, तृतीय स्तर पर क्या करते थे और चतुर्थी स्तर पर क्या करते थे। इस तरह का अध्ययन हम उनके चारों स्तरों का कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें उनकी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली क्या थी, किस तरह से वो कार्य करते थे, इसका अध्ययन हम करेंगे और देखेंगे कि वो उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें काम करने का क्या तरीका था, किस प्रणाली से वो काम करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आदिम समाजों में अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली। सबसे पहले बात है कि उस समय की उत्पादन जो था वो सिर्फ हाथों से और कुछ छोटे मोटे यंत्रों के द्वारा ही होता था। आज की तरह कल कारखाने नहीं थे, तो इस उत्पादन करने में जो उनकी किसी अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करना है तो उसका सबसे पहले उत्पादन करना होगा। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका हम पहले उत्पादन करते हैं और फिर उत्पादन करने पर ही हम उनका उपभोग कर सकते हैं। और इस उत्पादन के दौरान कभी कभी हमें एक कार्य करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो वह व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। और ऐसी स्थिति में हम उनके बीच में श्रम का बंटवारा किया जाता है, कामों का बंटवारा किया जाता है, और जो भी चीज़ उत्पादित होती है, जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु में उत्पादन करने वालों का भी हिस्सा होता है। अतः वितरण अस्तित्व में आता है। जब उत्पादन हो जाता है तो अब बारी आती है वितरण की। यदि उत्पादन वस्तु उपभोग के बाद बचती है, उसका उत्पादन ज़्यादा हुआ है और उपभोग के बाद बचती है, तो उसका विनिमय किया जाता है। मतलब उस वस्तु के देकर हम दूसरी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। एक वस्तु को देते हैं और उसके बदले में दूसरी वस्तु हम ले लेते हैं। विनिमय को माप योग्य एवं सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा का उस समय सहारा लिया जाता है। वस्तुएं बेचने एवं खरीदने के लिए बाजार का विकास भी करना पड़ता है। आर्थिक क्रियाओं के दौरान मनुष्य अनेक अन्य बंधनों में बन जाता है। उसके कई दायित्व एवं कर्तव्य भी हो जाते हैं, साथ ही अधिकार भी पैदा होते हैं। और आदिम समाजों में जिनकी अर्थव्यवस्था सरल है, वहाँ पर यह बात और भी सच है। यहाँ हम आदिम समाजों में श्रम विभाजन, उत्पादन, विनिमय, वितरण, मुद्रा बाजार, व्यापार आदि का उल्लेख करेंगे। देखेंगे कि इन चीज़ों को मिलकर उनकी अर्थव्यवस्था थी वो किस रूप में होती थी। सबसे पहले हमारा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि कार्यों का बंटवारा, काम का बंटवारा। हम देखते हैं कि किसी बड़े कार्य को एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, तो उस कार्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस व्यवस्था को पूरी तरह से करने के लिए हम जितने उसमें व्यक्ति काम करते हैं या व्यक्ति हिस्सा लेते हैं, उनमें हम कामों का बंटवारा कर देते हैं, जिससे हमारी कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो आदिम समाजों में भी
उत्पादन की क्रिया केवल एक ही व्यक्ति नहीं होती थी, एक ही व्यक्ति के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाती थी, बल्कि उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का भी सहारा लिया जाता है और संपूर्ण कार्य को अलग अलग भागों में बांटकर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन आयु, लिंग और विशेषता के आधार पर देखने को मिलता है। जिस समाज में श्रम विभाजन आयु, लिंग तथा विशेषता के आधार पर देखने को मिलता है। किस समाज में किस लिंग एवं आयु के लोग कौन सा कार्य करेंगे, यह समाज द्वारा अपनाई जाने वाली अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। शिकार करने एवं संकलन करने वाली अर्थव्यवस्था में पुरुष रहते हैं, क्योंकि पुरुष ही शिकार करने जंगलों में जाते हैं और स्त्रियां जो हैं वो घर के कार्यों की व्यवस्था को करती हैं, देखभाल करती हैं, बच्चों का पालन पोषण, जंगलों में कंदमूल, फल और सब्जी, शाक पात आदि का संचय का कार्य करती हैं। तो इस विभाजन के द्वारा, इस श्रम विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा जो घर की है और जो उत्पादन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है। पशुपालन एवं खेती करने वाले सभी समाजों में श्रम विभाजन का कोई सर्वमान्य प्रतिमान देखने को नहीं मिलता। जैसे फसल बोने, काटने, उखाड़ने, खोदने और कृषि से संबंधित अन्य छोटे छोटे कार्य स्त्री एवं पुरुष मिलकर करते हैं। दोनों एक दूसरे का कार्य हाथ बटाते हैं, लेकिन द्रोणियांडा द्वीप के निवासियों एवं भारत में कृषि कार्य करने वाली जनजातियों में स्त्री पुरुष को साथ साथ कृषि कार्य करते देखा जा सकता है, परंतु उनकी स्त्रियां जो हैं आसपास झाड़ियों में नीचे बैठकर आराम करती हैं और पति को कृषि कार्यों में कोई सहयोग नहीं देती। भारतीय जनजातियों में स्त्रियां खाद्य संकलन, फसल बोने एवं काटने, मछली पकड़ने, टोकरियां बनाने या घर के उत्पादन के बहुत छोटे छोटे कार्य करती हैं, जिन्हें वे शिकार करने, पेड़ काटने आदि के कार्य नहीं करती। कहीं कहीं पुरुषों की भांति जादू टोना का कार्य भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आदिम समाजों में जो श्रम विभाजन का आधार है वो विकसित समाजों की भांति विशेषज्ञता नहीं है। फिर भी कुछ व्यक्ति किसी कार्य विशेष के लिए दक्ष समझे जाते हैं और कई जनजातियों में उत्पादन के कार्य, जादुई एवं धार्मिक क्रियाएं करने वाले इसे एक विशेष व्यक्ति होता है जो औजारों का निर्माण कभी कभी विशेषज्ञ ही करते हैं। तो आज का जो कार्य विभाजन है वो विशेष योग्यता के आधार पर होता है, लेकिन उस समय आवश्यकता के आधार पर होता था। जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी उतने व्यक्तियों को उस कार्य में लगाकर और श्रम विभाजन किया जाता था। दूसरा है श्रम का पुरस्कार। श्रम के बदले में जो व्यक्ति श्रम करते थे, है ना, तो श्रम के बदले में आधुनिक समाजों में क्या दिया जाता है? नगद वेतन या मजदूरी मिलती है। परंतु आदिम समाजों में भोजन और सांस्कृतिक भेंट दी जाती थी। कभी कभी उस समय सेवा के बदले सेवा की जाती थी, लेकिन उस समय यह नहीं देखा जाता था कि व्यक्ति ने जितना कार्य किया है, जितने समय तक कार्य किया है, दूसरे भी वैसा ही करें। और यह भी नहीं देखा जाता था कि कौन व्यक्ति दक्ष कारीगर था और उसके बदले में सेवा देने वाला भी उतना ही दक्ष हो या नहीं। मनुष्य सदा भोजन, वस्त्र और मकान के लिए ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि कई प्रकार की वस्तुओं, पत्नी प्राप्ति, प्रसिद्धि, पद, समितियों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी, समुदाय में ऊंचा स्थान पाने के लिए भी श्रम करते थे। नाव बनाने में, जैसे नाव बनाने में लोगों ने श्रम किया,
काम समाप्त होने पर समाज के शासक के निकट संबंधियों को छोड़कर सभी को घर ले जाने के लिए एक एक टोकरी भोजन दिया। नाव पर नक्काशी करने वाले को वृक्ष की छाल का एक बंडल दिया गया। छेनी के मालिक पेड़ काटने वाले काठ में छेद करने वाले को भोजन या उपहार दिया गया। पेड़ों को घसीटकर तट पर लाने वालों को नारियल एवं फलों से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार के काम के बदले में शासक की ओर से लोगों को या तो भोजन दिया उपहार दिया जाता था। अब बात है गृह निर्माण के कार्य में भी श्रम या पुरस्कार इन्हीं प्रकारों से दिया जाता था। निर्माण का कार्य कुशल कारीगर करते थे, जिन्हें वस्त्र और चटाइयाँ आदि दी जाती थीं। काम समाप्त होने पर कुशल और अकुशल श्रमिक एक साथ भोजन करते थे और आसपास के लोगों को भी भोजन दिया जाता था। जो व्यक्ति मकान बनाता था उसके विवाह जन्य बंधु अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था कर देते थे। अतः देखा गया है कि उस समय जो था वो नगद पैसे देने की बात नहीं होती थी, नगद पैसे देने की व्यवस्था नहीं होती थी। जो व्यक्ति जो कार्य करता था, निर्माण का कार्य करता था और जिन चीज़ों का उत्पादन करता था उससे संबंधित वस्तुएं उसको दी जाती थी। उपहार स्वरूप खाना और जिस चीज़ों का वो कोई चीज़ बनाता था उसके बदले में उसका कच्चा माल उसे उपलब्ध कराया जाता था। अब बात है उत्पादन की कि कौन सा समाज क्या उत्पादन करेगा। ये उस समय के समाजों में, उस समय की जातियों में बहुत वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, प्राकृतिक शोधों की उपलब्धि एवं साधन संपन्नता और तकनीक पर निर्भरता करता था। यही नहीं, वह समाज के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है उसका भी उत्पादन से गहरा संबंध था। जैसे शिकार करने वाले, मछली मारने वाले, खाद्य पदार्थों का संकलन करने वाले, पशुपालन एवं कृषि करने वाले उद्योगों में लगे समाजों में उत्पादन की प्रणालियां भी भिन्न भिन्न होती थीं। खाद्य पदार्थों का जो संकलन करने वाले थे वो कंद मूल, फल एवं शाक पात का संकलन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और जो मछली मारने व शिकार करने वाले भी मछली व शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे। आदिम समाजों में उत्पादन व्यक्ति, परिवार या समूह द्वारा किया जाता था। एस्किमो लोगों में से अधिकांश अकेला व्यक्ति ही मछली मारने चल पड़ता था। वहाँ पर नावें ही होती थीं जिनमें एक व्यक्ति बैठकर शिकार कर सके, परंतु कभी कभी दो व्यक्ति मिलकर भी शिकार अभियान पर जाते थे और कई बार भोज्य पदार्थों का संकलन या शिकार, मछली मारने का कार्य पूरे परिवार, रिश्तेदारों द्वारा भी किया जाता था। भारत में कारदार, चेंचू, खरिया, कोरवा आदि में मछली मारने, शिकार करने एवं जंगलों में फल फूल एकत्रित करने का कार्य भी संपूर्ण परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर ही किया जाता था। अब आया वितरण की व्यवस्था। वितरण से तात्पर्य है उत्पादन में भाग लेने वाले लोगों को उत्पादित वस्तु का हिस्सा दिया जाए या किसी रूप में उसका प्रतिफल उसे दिया जाए। वितरण की वस्तु शिकार का कोई भाग, फल फूल, शाक पात का हिस्सा या पूरी वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता था। आदिम समाजों में किसको कितना और क्या वितरित किया जाएगा यह बहुत कुछ ही सामाजिक नियम पर निर्भर है। कभी कभी यह भी देखा जाता था कि किसने कितना श्रम किया है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अफ्रीका की कई जनजातियों में भवन निर्माण करने वाले कुशल एवं अकुशल सभी श्रमिकों को सायंकाल के रूप में भोजन वितरित किया जाता था और शिकार करने वालों को यह निर्धारित करता था कि मुखिया शिकार का कौन सा भाग प्राप्त करेगा तथा शेष व्यक्ति कौन सा। परंतु कुछ आदिम समाजों में ऐसे भी हैं जहां पर उत्पादन सामूहिक रूप से न होकर पारस्परिक रूप से होता है। एक परिवार द्वारा पैदा हुई फसल कम होने पर दूसरे परिवार भी उधार ले जा सकते हैं और अगली फसल पर वह सूद के उसे लौटा देते हैं।
कुछ एक होप जनजाति होती है जिसमें परिवार के पास वस्तु की कमी पड़ने पर उनके रिश्तेदार उस परिवार को भेंट देकर उसकी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जब वितरण हो जाता है तब अब नंबर आता है उपभोग का, कि जनजातियां समाज में उत्पादित एवं वितरित वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। जो चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं उनका वो उपभोग करते हैं। कौन कितना उपभोग करेगा वह कुछ आदिम समाजों की व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर ना होकर सामाजिक स्थिति पर निर्भर है। ग्राम या समूह के मुखिया की सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा ऊंची होती है, अतः उपभोग की दृष्टि से भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वहीं अच्छे भोजन, वस्त्र एवं मकान का उपयोग करता है। समय समय पर उसे भेंट, उपहार व नजराने दिए जाते हैं और कभी कभी सामूहिक भोज आदि की भी व्यवस्था होती है। आदिम समाजों में उपभोग की इतनी विषमता देखने को मिलती है जितनी कि आधुनिक समाजों में। इसका कारण यह है कि वहाँ उत्पादन व समिति मात्रा से भी होता है। अधिकांश जीवन यापन के लिए उन्हें प्रकृति के संघर्षरत रहना होता है तथा उन लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ही निम्न होता है। अब हम देखते हैं कि क्या है उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार एवं विनिमय। तो जो जनजातियों में उपहार, विनिमय तथा व्यापार के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। उपहारों का उद्देश्य उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है। अंडमानियों से लेकर विकसित समाजों तक हमें उपहार देने की प्रथा देखने को मिलती है। जैसे उपहार आर्थिक व सामाजिक दोनों दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। उपहार से आर्थिक दृष्टि से कीमती एवं उपयोगी वस्तुएं तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं दी जाती हैं, लेकिन व्यवहारिक और आर्थिक दृष्टि से मूल्यहीन एवं निरुपयोगी वस्तुएं तक भी दी जाती हैं। जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु एवं बड़े दिन आदि अवसरों पर उपहार देने का विशेष प्रचलन देखने को मिलता है। कभी कभी उपहार देना अनिवार्य भी होता है, कभी कभी वैकल्पिक होता है। उपहार देना अधिकारों व कर्तव्यों का घोतक है। कब किस अवसर पर कौन उपहार प्राप्त करने का अधिकारी होगा, किस पक्ष को यह कर्तव्य होगा कि वह उपहार दे, यह सब निश्चित होता है। जनजातीय समाजों में उपहार का मोल भाव नहीं होता। जो कुछ दिया जाता है उन्हें विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। उपहार में कभी आशा से कम होने पर मन में नाराजगी पैदा हो सकती है, पर फिर भी यह तय कर लिया जाता है कि उसके बदले में क्या देना है। ऐसा करते समय उपहार में आई वस्तु एवं उसके बदले में दी जाने वस्तु की कीमत को आंका जाता है। उपहार प्राप्त करते ही बदले में उपहार उसी समय नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें देरी भी हो सकती है। उपहार अधिकांश मित्रों एवं रिश्तेदारों के बीच दिए जाते हैं और ऐसा विवाह, जन्म, मृत्यु दर त्योहारों पर होता है तथा सदा नहीं। इसका उद्देश्य आर्थिक वस्तुएं प्राप्त करना ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है। अतः हम देखते हैं कि जो उनकी कार्यप्रणाली की व्यवस्था है उसमें सबसे पहले श्रम विभाजन आता है कि किसी उत्पादन कार्य में जो व्यक्ति लगते हैं उनके कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है। फिर उस कार्य के बदले उन्हें क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था इसलिए पैसा न देकर हम क्या करते हैं, उपहार उसी चीज़ों को श्रम का पुरस्कार देकर दूसरी चीज़ों से उनको पुरस्कार दिया जाता है। फिर उत्पादन होता है और उत्पादन का वितरण जो उस कार्य में लगे थे उनके रिश्तेदारों को या जिनके पास नहीं है उनका वितरण कर दिया जाता है और वितरण के रूप में जो उन्हें प्राप्त होता है उसका वो उपभोग करते हैं। और उपभोग करने के बाद एक उपहार जैसी अतिथि सत्कार के लिए एक उनके उपहार जैसी व्यवस्था है कि शादी में, मृत्यु में, बड़े दिन में ऐसे एक दूसरे का उपहार देने की प्रथा उनके बीच में पाई जाती है। धन्यवाद।